अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। लेक्चर नंबर 9 में बेसिकली एक कोड दिया हुआ है जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, एक्सेप्शन वाले से। तो वो यही बता रहे हैं, जिस तरह मैंने कल आपको बताया कि कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है जब प्रोग्राम में, तो वो बेसिकली हमारा एरर होता है। सिस्टम या कंसोल एप्लीकेशन हमें यह बताती है कि आपका ये जगह पे एरर है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल इनपुट आउटपुट एरर हो गए या IO ऑपरेशन हो गए, उसके भी एरर हो सकते हैं। समथिंग हम किसी जगह पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग में हमें डबल इक्वल टू यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे तो इज़ इक्वल टू ये सिंगल है, लेकिन जब हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज़ करेंगे तो हमें डबल इक्वल टू लिखना पड़ता है। कभी कभी वहाँ पे हम सिंगल इक्वल टू लिख लेते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा ये आ सकता है एक्सेप्शन वाला एरर। ठीक है, तो एक्सेप्शन बेसिकली करती क्या है? एक्सेप्शन बेसिकली हमें एरर वगैरह दिखाती है कि आपका प्रोग्राम इस वजह से रन नहीं हो सकता। जब भी हम रन करवाने की कोशिश करते हैं तो कंसोल एप्लीकेशन पे नीचे हमारे वो सारे एरर आ जाते हैं। जिस तरह डेव C++ में होता है ना, नीचे वाले लाइंस में एरर लिखे होते हैं कि फ़लानी लाइंस पे आपका इस तरह का एरर है। तो एक्सेप्शन बेसिकली इसीलिए यूज़ होती है। एक्सेप्शन को हम देखने के लिए या फिर जो भी हम लेंथी प्रोग्राम्स वगैरह लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं, तो हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक में बेसिकली ये होता है कि जो हमारा कोड सेंसिटिव होता है उसको हम ट्राई ब्लॉक में ले लेते हैं और फिर उसके साथ ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज़ करते हैं। कैच ब्लॉक ये करता है कि ट्राई ब्लॉक वाले सारे के सारे एरर हमें उस कैच ब्लॉक में दे के देता है। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी एरर हमें होगा वो कैच ब्लॉक में आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये वाला एरर हमने सॉल्व करना है, बजाय इसके कि हम पूरे का पूरा कोड देखें और एक एक लाइन को चेक करें। ठीक है, अब देखिए किसी जगह हो सकता है कि ये सेमीकोलन हमने ना लगाया हो, किसी का जगह हो सकता है कि ये डबल क्यूटेड हमने ना लगाए हों, कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज। तो ये वाले हमें कैच ब्लॉक के ज़रिए उसी कंसोल एप्लीकेशन पे हमें एरर वगैरह दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका एक्सेप्शन का मेथड है। तो एक्सेप्शन कैन लीव योर प्रोग्राम इन एन इनकॉन्स्टेंट स्टेट बाय नॉट रिलीजिंग रिसोर्सेज आर डूइंग सम अदर टाइप ऑफ क्लीन अप। तो एक्सेप्शन बेसिकली करता है यही है कि हमारे प्रोग्राम को एक ऐसी हालत में ले जाता है कि वो रन नहीं हो सकता। और जब हम कोड को क्लीन करते हैं या डीबग करते हैं या रीबिल्ड करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे बिल्ट इन कंपाइलर होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को क्या करते हैं, खुद ब खुद करेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेमीकलन किसी जगह पे नहीं लगा हुआ, तो जब हम इसको क्लीन एंड डीबग करवाएंगे तो वो खुद ब खुद सेमीकलन ऐड कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी कंपाइलर हैं। ठीक है, sometime you need to perform cleanup action whether or not your program succeeded। जब भी आपका प्रोग्राम रन नहीं होता तो आप क्या करते हैं, एक क्लीन अप वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो CS के स्टूडेंट्स हैं, जैसे CS 506 होगी और CS 411 की असाइनमेंट जो बनाते हैं, कभी कभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ही सही होता है, करेक्ट होता है, लेकिन जब हम उसको रन करवाते हैं तो क्या होता है कि वो रन नहीं होता, उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। हालांकि वो प्रोग्राम बिल्कुल ही करेक्ट होता है, किसी जगह पे एरर पॉसिबल ही नहीं होता। तो हमारे पास एक फ़ंक्शन होता है, फ़ंक्शन समझ लें या फिर आप बिल्ट इन फैसिलिटी समझ लें या एडवांटेज समझ लें। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है क्लीन एंड बिल्ड का। तो क्लीन एंड बिल्ड हमारा क्या करता है कि उसमें जो भी एरर दे रहे होंगे, जो भी कोड एरर दे रहा होगा, उसको वो क्लीन कर देगा। जिस तरह कैश डेटा हमारे पास महफूज हो जाता है, जब भी हम कोई LMS के अकाउंट लॉगिन करते हैं तो हिंट में हमारी ID ऊपर आ जाती है, तो उसको वो क्या कर देगा, कैश मेमोरी को वो डिलीट कर देगा और हमारा प्रोग्राम फिर से रन हो जाएगा, मतलब उसी कोड पे। दीज आर गुड कैंडिडेट्स फॉर यूजिंग फैनली ब्लॉक। तो हम फैनली ब्लॉक और ट्राई कैच फैनली ब्लॉक में हम ये एक्सेप्शन वगैरह को यूज़ करते हैं। फैनली ब्लॉक क्या करता है, फैनली ब्लॉक हमारा वो एक्सेप्शन के बगैर यानी एरर के बगैर वाले कोड को सारे का सारा कंपाइल कर लेता है। फिर एक और टॉपिक हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स बेसिकली एक मेटा डेटा समझ लें। मेटा डेटा वो होता है कि किसी चीज़ को हमने उसकी एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ कैसे हुई है। जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखी पड़ी है,
ठीक है, एक लाइन है कोडिंग में। तो इसका मेटा डेटा क्या होगा कि हम इसकी हिंट्स में या कमेंट में डाल देंगे कि ये चीज़ किसी भी यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है या ये चीज़ किसी भी यूज़र को आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये जो लाइनें लिखी होंगी वो मेटा डेटा कहलाती हैं। और ये एट्रीब्यूट्स भी बेसिकली हमारे पास मेटा डेटा को फैच करने के लिए या मेटा डाटा को दिखाने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऐड डिक्लेरेटिव इन्फॉर्मेशन टू योर प्रोग्राम, यानी ये मेटा डाटा वाली इन्फॉर्मेशन को, जिसको हम डिक्लेरेटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। दे आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़ ड्यूरिंग रन टाइम। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक पर्पज़ ये भी होता है एट्रीब्यूट्स एज ए रेफरेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो बिल्ड इन होती हैं। ठीक है, तो उन बिल्ड इन प्रॉपर्टीज़ को सिस्टम में या प्रोग्राम में रन करवाने के लिए हम एट्रीब्यूट्स लगा देते हैं और वो एट्रीब्यूट्स क्या करता है, वो उस लोकेशन पे या उस फाइल में पहुंच के वो वाली प्रॉपर्टीज़ को फैच कर लेता है। यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है, दे कैन बी यूज्ड एट डिज़ाइन टाइम बाय एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स। तो इनको हम किसी भी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उसकी एग्जांपल दी हुई है कि DLL इंपोर्ट एट्रीब्यूट्स, ये हमारा एक एट्रीब्यूट का नेम है जो विंडो 32 बिट लाइब्रेरीज़ में इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमारी ये विंडोज़ है, इसमें एक एट्रीब्यूट है DLL इंपोर्ट एट्रीब्यूट, तो वो विंडो 32 की लाइब्रेरीज़ या कुछ फंक्शन को रन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब्सोल्यूट एट्रीब्यूट काजेज अ कंपाइल टाइम वार्निंग टू अपीयर, और इसमें वो काम दिखा रहे हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या काम करता है। जो हमारे पास अब्सोल्यूट एट्रीब्यूट है तो वो कंपाइल टाइम वार्निंग जनरेट करवाने के लिए, जब भी हम कोड को कंपाइल करवाते हैं तो हमारे पास नीचे एक वार्निंग आ जाती है। यानी हमने 2 क्लासेस इस्तेमाल की होती हैं तो उनमें से हमारे वार्निंग आ जाती है कि एक क्लास का कोड हमारे पास सही है और एक क्लास का गलत। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हम अब्सोल्यूट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सच थिंग्स वुड बी डिफ़िकल्ट टू अकम्प्लिश विद नॉर्मल कोड। नॉर्मल कोड को रन करवाने के लिए, देखिए मैं आपको सिंपल वर्डिंग में अगर समझा दूं तो ये अब्सोल्यूट एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हमारा लेंथी कोड होता है, आप इसको समझ लें कि ये ट्राई वाली अलग क्लास होगी, कैच वाली अलग क्लास होगी, फाइनली वाली अलग क्लास होगी। अब हम इसमें से हर क्लास के ऊपर अब्सोल्यूट कोड लगाते जाएंगे, यानी एट्रीब्यूट लगाते जाएंगे। तो एब्सोल्यूट का क्या मतलब होगा, वो हमारा जो प्रोग्राम हमारा या कोड हमारा रन होता होगा उसको रन करवा देगा, और जो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता होगा वो उसमें बता देगा कि एरर है। ठीक है, यानी हमारी सारी की सारी एप्लीकेशन में एरर नहीं होगा, जिस जगह पे एरर होगा उस एरर को फाइंड करने के लिए हम अब्सोल्यूट एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली हम नॉर्मल कोड जब लिखते हैं, किसी एक जगह भी एरर हो तो हमारा अगले वाला कोड भी एरर में चला जाता है, वो पूरा का पूरा रन नहीं होता, कंपाइल नहीं होता। जिस तरह अब अरेज़ वाली एग्जांपल ली थी, जब अरेज़ की लेंथ को हमने इंक्रीज़ किया था, यानी उसकी लेंथ हमने 4 दी थी और उसके बीच जो एटम्स डाले थे वो 5 थे, तो उस कंपाइलर ने उसी टाइम हमें एरर दे दिया था। अगर वहाँ पे हम एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट यूज़ करते तो वो क्या करता, वो उस अरे को रन ना करवाता, बाकी सारे प्रोग्राम को रन करवा देता। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका किस तरह है, इसको लिखने का तरीका इस तरह है कि हम एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं और उसके अंदर एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट ले सकते हैं। अब लिखने के डिफरेंट तरह के तरीके हैं, या तो आप सिर्फ एब्सोल्यूट लिख दें, ये भी ठीक है, या फिर आप एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट लिख दें, ये भी ठीक है। यानी एट्रीब्यूट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, ना इस्तेमाल करें तो भी ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है, व्हेन योर C# प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड इट क्रिएट्स अ फाइल कॉल्ड एन असेंबली। अब असेंबली हमारे पास क्या होती है, ये जो यूजिंग नेम स्पेस या यूजिंग सिस्टम डॉट फॉर्म्स, यूजिंग सिस्टम डॉट जेनरिक हम यूज़ करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली असेंबली का कोड होता है कि इस हमारे कंपाइलर में एक तरह की असेंबली पड़ी हुई है जिसमें हमारा क्या है, कंसोल एप्लीकेशन पड़ी हुई है, उसको हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की असेंबली ही है। जो भी हम बिल्ट इन असेंबलीज इसकी होती हैं, जैसे सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म हो गया, सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट ड्राइंग हो गया, जो हम असाइनमेंट में भी यूज़ करते थे, वो भी हमारी एक तरह से असेंबलीज़ हैं कि उसको हमने रेफरेंस देना होता है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स वगैरह बना सकते हैं। विच इज़ नॉर्मली एन एग्जीक्यूटेबल आर DLL लाइब्रेरी। तो DLL लाइब्रेरी हमारे पास बिल्ट इन होती है।
assemblies आर सेल्फ डिस्क्राइबिंग बिकॉज दे हैव मेटा डेटा। जो भी हमारे पास ये असेंबलीज़ हैं ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग होती हैं, इनको हमें किसी फ़ाइल के साथ लिंक नहीं करना होता। ये कंपाइलर समझ जाता है कि ये असेंबलीज़ कहाँ से मूव कर रही हैं या इनका डेटा या कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर हम इनका डेटा बिल्ट इन लिखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कोड लेंथ में आ जाएगा और हमें पता नहीं है कि हर सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है और हर सिस्टम के लिए कौन सा डेटा इनके लिए यूजेबल है। ठीक है ना। Where reflection a program attribute can be retrieved from its assembly metadata। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, जब भी हम मिरर में कोई इमेज देते हैं तो वो हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाता है। तो बेसिकली असेंबली भी इस तरह करती है, जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन उससे लेना चाहते हैं तो वो मेटा डेटा की सूरत में हमें वो ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है हमें दिखा देती है। Attributes are classes that can be written in C# and are used to decorate your code with declarative information। Attribute बेसिकली क्लासेस होती हैं या क्लासेस के ऊपर इस्तेमाल होती हैं जो हमारे C# वाले कोड को डेकोरेट करने के लिए, या फिर जब हम उसमें कुछ फंक्शन या मेथड डिक्लेयर करवाने चाहते हैं तो उसमें डिक्लेयर करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब नीचे इस एग्जांपल में अगर देख लें तो यहाँ पे हमने एक मेथड डिक्लेयर किया हुआ है माई फर्स्ट डिप्रिकेट मेथड। ठीक है, तो इसमें हमने एब्सोल्यूट जनरेट करवाया हुआ है या एब्सोल्यूट वाला एट्रीब्यूट दिया हुआ है। तो इस एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी इस फंक्शन में कुछ भी मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो क्या करेगा, सिस्टम के बिल्ट इन एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट्स में से ले आएगा। मैं ये आपको अब प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि एब्सोल्यूट को हम किस तरह लिखते हैं या एट्रीब्यूट्स को किस तरह लिखते हैं और कितनी टाइप्स में लिखते हैं, तो ये आपने याद रखना है। एक तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट को, स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ एब्सोल्यूट लिख दें एट्रीब्यूट, और फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट लिख दें। और तीसरा जो है वो हमारे पास ये है कि हम एब्सोल्यूट कीवर्ड यूज़ करें और उसके अंदर जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देनी हो वहीं पे भी दे सकते हैं। अब जब हम इस कोड को कंपाइल करवाते हैं तो हमारे पास ये नीचे आ जाता है ये कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वार्निंग दे दी है बेसिक एट्रीब्यूट में कि आपकी 29 या 3, ये एक तरह की वार्निंग का कोड है। आगे आप इसको गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये CS0612 ये किस तरह की वार्निंग है। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंट तरह की वार्निंग का पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन तरह की वार्निंग एट्रीब्यूट हमें दे रहा है। तो मेथड जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है वो यही है कि एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह लिखते हैं। ये तकरीबन मेरे टाइम भी आया था, फाइनल में पता नहीं मिड में। Attributes are important and they provide additional information which gives the developer a clue about what to expect with the behavior of a class। देखें अभी वही बात आ गई कि क्लास के बिहेवियर को चेक करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं कि इस क्लास में हमारे पास एरर है या ये क्लास हमें रन हो के दिख जाएगी। ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ मेथड्स विद इन द एप्लीकेशन। हम क्लास में डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथड्स भी। ये तो आपको पहले से ही पता है जब हमने क्लास वाला टॉपिक पढ़ा था। मैं आपको ज़रा दिखा दूँ ये बिल्ट इन के एट्रीब्यूट्स को जब हम लिंक करते हैं तो वो किस तरह उनका मेटा डेटा हमारे पास आ जाता है। ये देखें, ये मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता था। फिर मैंने एक क्लास बनाई कैलकुलेटर के नेम से और उसमें एक मेथड बनाया मेथड अंडरस्कोर फर्स्ट के नेम से। फिर मैंने जस्ट क्या किया, एक कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास सिर्फ यही कुछ आना चाहिए। इसको मैंने एक एट्रीब्यूट के ज़रिए सेट करवा दिया एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट्स कहाँ से ये इसकी मेटा डेटा लेगा। अगर हम इसको राइट क्लिक करें
और शायद यहाँ पे था, गो टू डेफिनेशन पे जाएं। तो ये देखें, ये हमारे पास कंपाइलर का बिल्ट इन कोड है, यानी डीएलएल की लाइब्रेरी में एक एट्रीब्यूट या एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट के नेम से एक हमारे पास फ़ाइल पड़ी हुई है। उसी फाइल से ये देखें, ये हमारा कोड उस जो हमारी क्लास बनाई थी उस क्लास को दिया जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या कहता है कि अगर कोई एरर आए तो वो बूलियन में ट्रू या फॉल कर दो, सही है, और मैसेज आपका जो भी उसमें कोड है वो प्रिंट करवा दो। तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट की क्लास से हमने डेटा लिया हुआ है। जो ये हमारी पेरेंट क्लास है, और एट्रीब्यूट वाली क्लास जो हमने एब्सोल्यूट बनाई है वो हमारी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ये बेसिकली हमने ये कोड लिखना होता है। अगर हम एब्सोल्यूट वाला कीवर्ड यूज़ ना करें तो ये वाला कोड हमें लिखना होगा कि अगर हम एरर के बगैर उसको चलाना चाहें तो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है STA थ्रेड। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो कि ये है कि सिंगल थ्रेड अपार्टमेंट मॉडल विच इज़ यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विद अनमैनेज्ड कॉम। कॉम हमारे पास एक तरह से आप कह लें कि लाइब्रेरी के तौर पे भी यूज़ होती है, एक तरह का सिस्टम भी है। ये हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में कॉम के बारे में। अब एट्रीब्यूट्स के दो पैरामीटर होते हैं, और ये होते हैं, एक होता है पोजिशनल पैरामीटर और एक होता है नेम पैरामीटर। पोजिशनल पैरामीटर और नेम पैरामीटर, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, ये शार्ट में भी आ सकता है। यूजुअली नेम्ड पैरामीटर विद ऑप्शनल स्टफ। नेम जो होता है वो हमारे ऑप्शन में आ जाता है, और पोजिशनल भी हमारे पास ऑप्शन में आ जाता है। इन दोनों का मकसद क्या है बनाने का? जब भी हम कोई, आप ऐसे कह लें कि डायग्राम बना रहे होते हैं, तो पोजीशन, उसकी हाइट, विड्थ, उसकी हमारे पास कि वो कितनी डिग्री पे स्ट्रेट होनी चाहिए, कितनी डिग्री वो लेफ़्ट में जानी चाहिए, उसकी पोजीशन को डिक्रियल करवाने के लिए हम पोजीशनल पैरामीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेम्ड पैरामीटर भी उसी के साथ यूज़ करते हैं कि हमने अगर ट्राइएंगल बनानी है तो हम ट्राइएंगल का कोड नीचे लिख रहे होंगे। ऐसे तो सिस्टम को पता नहीं चलेगा। अगर हम x की वैल्यू को 30 कर दें, y की वैल्यू को 20 कर दें, तो सिस्टम कुछ भी बना देगा। ठीक है, हम x की वैल्यू को 30 कर दें तो x लेवल पे वो 30 तक एक लाइन को हमारे पास बढ़ा देगा। अगर हम y की वैल्यू को 20 कर दें तो y में वो एक 20 वाली वैल्यूज़ को पुट करवा देगा। जब तक हम उसका नेम लिखेंगे कि ये किस तरह बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, जब हम उसे डिक्लेयर करवा देंगे कि ये हमारे पास कोई ट्राइएंगल है, तो वो x और y को लिंक करवा देगा। ठीक है, x और y को वो लिंक करवा देगा। अगर हम इसका कोई भी पोजिशनल पैरामीटर लिख दें, नेम पैरामीटर ना लिखें, तो ये लिंक नहीं करवाएगा, सिर्फ उसकी पोजीशन वगैरह को बनाएगा। बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ होते हैं एट्रीब्यूट्स वगैरह ज़्यादातर। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर वाली एग्जांपल से ही लिखा हुआ है, इसको आपने स्किप कर देना है। हाँ, यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको अभी फ़ाइल दिखाई है ये वाली, कि किस तरह हमारे एट्रीब्यूट्स उस फाइल से लिंक होते हैं। तो ये वाला कोड वही है कि CLS कंप्लाइंट एक तरह की उन्होंने क्लास बनाई हुई है, उस क्लास को वो लिंक करवा रहे हैं, कि देख रहे हैं कि किस तरह ये लिंक करवाया हुआ है उन्होंने। वो तो हमने प्रैक्टिकल में भी लिख दिया। एक और हमारे पास टॉपिक आ जाता है इनम्स का। इनम्स या इनमरेशंस हमारे पास क्या होती हैं? ये एक डेटा टाइप्स ही हैं, स्ट्रांगली टाइप कांस्टेंट होते हैं। आप कोई अरे बनाते हैं, अरे में क्या करते हैं आप, डिफरेंट तरह की यूज़ करते हैं वैल्यूज़। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। आप समझ लें ये हमारे पास अरे है। ठीक है, इस अरे में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं जी मंडे, फिर ट्यूसडे, और फिर वेडनेसडे। ठीक है, इस तरह से और भी हमारे पास डेज़ वगैरह आ जाएंगे, अगर मैं इनको ही कॉपी करके इन पे पेस्ट कर दूं। ठीक है, तो ये हमारे पास अरे आ जाएगी। अब इंडेक्स इनका किस तरह लिया जाता है, तो कि पहला जो हमारे पास होगा वो 0 होगा, दूसरा होगा 1 होगा, तीसरा होगा 2 होगा, चौथा होगा 3 होगा, फिर 4, फिर 5, इसी तरह से और भी हमारे पास आ जाएंगे।
लेकिन इनमें इनैमोरेशन कहाँ पे यूज़ होगी? इनैमोरेशन हमें क्या फैसिलिटी देता है, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इनका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 लो। इनैमोरेशन की मदद से आप इनका इंडेक्स नंबर ए बी सी भी ले सकते हो। ये हो गया ए, यहाँ पे हो गया फिर हमारे पास बी, यहाँ पे हो गया हमारे पास सी। इनैमोरेशन हमारे पास बेसिकली टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ होता है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में हम तब्दील कर सकते हैं। सही है। यहाँ से अगर हम इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी देख लें तो देयर आर यूनिक टाइप दैट अलाउ यू टू असाइन सिंबॉलिक नेम्स टू इंटेग्रल वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारे पास इंटेग्रल वैल्यूज़ को सिंबॉलिक नेम में यूज़ करते हैं। अब किसी जगह की मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमें पाई की वैल्यू चाहिए है, तो हम उसमें इनैमोरेशन की मदद से सिर्फ पाई भी लिख सकते हैं। तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, खुद ब खुद 3.14 वाली वैल्यूज़ लेगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप किसी अरे में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यूज़ करें तो उसको क्या करना है, उसको आप इंटीजर की मदद से भी लिख सकते हैं इसको, कि नॉर्थ ऊपर हम फंक्शन में डिक्लेयर करवा देंगे इनैमोरेशन की मदद से कि हमारा नॉर्थ इज़ इक्वल टू 1 हो गया, साउथ इज़ इक्वल टू 2, ईस्ट इज़ इक्वल टू 3, वेस्ट इज़ इक्वल टू 4। जब भी हमें कोड में नीचे किसी जगह पे ज़रूरत होगी तो हम नॉर्थ को प्रिंट करवाने के लिए वहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, यानी एक टाइप को हमने दूसरी टाइप में चेंज कर दिया। इस तरह के मेथड को हम कहते हैं इनैमोरेशन या टाइप कास्टिंग भी इसी को कहते हैं। All assignments between different enum types and integral types requires an explicit cast। explicit cast क्या होती है कि उनकी आप चाहें तो एक तरह से उनकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। आप देखें, अगर यहाँ पे तो मैंने डेज़ वगैरह लिए हुए हैं, अगर मैं इनको क्या करता कि बी की जगह पे आपने यहाँ पे ए लाना है और यहाँ पे सी की जगह पे बी लाना है, यहाँ पे फिर हमारे पास डी लगा दें, तो जब भी हम यहाँ पे कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो हमने जो उसकी इंडेक्सिंग की होगी इनैमोरेशन की मदद से, वही इंडेक्स हमने यूज़ करना है। फिर बाद में वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को डिक्लेयर करवा देगा वहाँ पे। सही है। अगर आपको अरेज़ का पता हो तो अरेज़ में एक जगह पे हम की और वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, तो की और वैल्यूज़ वाला फंक्शन भी बेसिकली इनैमोरेशन पे ही होता है। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह पे हम सी की वैल्यू को 86 64 14 डिक्लेयर करवा दें तो नीचे जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें ये वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी, हम सिर्फ उसका मेथड दे देंगे कि सी, जब हम नीचे उसको डिक्लेयर करवाना चाहेंगे जस्ट सी हम लिखना चाहेंगे। जिस तरह हमें फ़िज़िक्स में पता होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कभी 10 होती है, कभी 9.8 होती है, तो हम इस ग्रेविटी को लिखने के लिए हम ऑपरेशन में 10 भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर चाहें तो जी भी लिख सकते हैं। तो सिस्टम को पता होगा कि जी की वैल्यू क्या है। ठीक है, हम मैथमेटिक्स में किस तरह करते हैं, जब भी किसी चीज़ को फ़िज़िक्स में देख लें या मैथमेटिक्स में, अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है तो हम हमेशा 10 ही लिखते हैं या 9.8 लिखते हैं। लेकिन अगर कोड में देखना चाहे तो हम उसकी जगह जी भी लिख सकते हैं और ये वैल्यू लगाने के लिए हम सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की टाइप कास्टिंग या टाइप चेंजिंग को हम कहते हैं इनैमोरेशन। तो इनैमोरेशन में हमारे पास ये चीज़ आ जाता है जो हमने देखी थी, वैलिड बेस टाइप्स। इनमें जो हमारे पास होती हैं, किसी एक आप कह लें कि वर्ड को या किसी एक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम कभी उसको बाइट में लिखते हैं, कभी शॉर्ट बाइट में लिखते हैं, कभी शॉर्ट में लिखते हैं, कभी यू शॉर्ट में लिखते हैं। बेसिकली हमने उसका ऊपर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया होता है, फिर हम चाहें तो वही वैल्यू शॉर्ट में से ले सकते हैं, यू शॉर्ट में से ले सकते हैं, लॉन्ग में से ले सकते हैं, यू लॉन्ग में से ले सकते हैं। वो आपको टेबल में से दिखाया था कि ये बेसिकली एक दूसरे से ही निकले हुए हैं। अगर बाइट हमारे पास 32 बिट है या 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 32 है, तो एस बाइट स्मॉल बाइट उससे छोटा होगा जो बाइट से निकला होगा। इस तरह अगर कोई शार्ट बड़ा लफ्ज़ है तो यू शार्ट हमारे पास कोई छोटा लफ्ज़ होगा जिससे हम शार्ट से भी रेफ़र कर सकते हैं। सी है। हाँ, देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास आ गया। वो कहते हैं कि ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट बी स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब होता है कि हम उसको किसी भी जगह पे चेंज कर सकते हैं। दे मस्ट बी डिक्लेयर इन द क्लास फॉर विच द ऑपरेटर इज़ डिफाइंड। हमने इन ऑपरेटर्स को उसी जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे इनकी ज़रूरत हो। अगर कहीं पे मैंने ऊपर भी कहा आपको कि इज़ इक्वल टू का साइन हम 2 बार यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को इक्वली लेने के लिए। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में या डू वाइल लूप में। और ये जो हमारे पास एक एक्सक्लेमेशन मार्क है और आगे आगे इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब है इज़ नॉट इज़ इक्वल टू।
ठीक है, कि वो उसके इक्वल नहीं है। सो दैट द बिहेवियर इज़ कांस्टेंट, तो इनका बिहेवियर हर किसी का अपनी जगह पे कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास होता है कि वो इस चीज़ से इक्वल नहीं है, ठीक है, ये उस चीज़ के इक्वल है। इन दोनों का मतलब यही है, इन सिंबल्स का मतलब। जेनेरिक कलेक्शन में हमारे पास क्या आ जाती है, हम जेनेरिक कलेक्शन में हमारे पास अरेज वगैरह आ जाती है, सिस्टम की जो अरेज होती हैं। तो ऊपर हमें एक आप कह लें कि जिस तरह हम यूजिंग सिस्टम लिखते हैं, इस तरह की एक लाइन लिखनी पड़ती है, यूजिंग सिस्टम डॉट जेनेरिक कलेक्शन, जेनेरिक डॉट कलेक्शन। तो इस तरह की वैल्यूज़ को हमने अरे वगैरह को नीचे अगर डिक्लेयर करवाया हो तो उसको डिक्लेयर करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या ली हुई है, एक अरे ली हुई है जिसकी डेटा टाइप हमारे पास इंट है, यानी लिस्ट ली हुई है। लिस्ट बेसिकली एक अरे ही होती है, ठीक है, उसकी डेटा टाइप हमने इंट ली हुई है, ये उसका नाम है माई इंट्स के नेम से, ठीक है। उसमें हमने ये वैल्यूज़ स्टोर करवा ली हैं। फिर हमने फार लूप लगाया है। तो इस वाली अरे को चलाने के लिए, एट्रीब्यूट्स के साथ चलाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक। सही है, इस फंक्शन के बगैर हमारी ये वाली अरे चल ही नहीं सकेगी। फिर हमारे पास लेक्चर नंबर 10 आ जाता है। लेक्चर नंबर 10 में हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है वो है एनोनिमस मेथड। एनोनिमस का मतलब होता है कि एक चीज़ है पड़ी लेकिन वो दिख नहीं सकती, यानी इनविजिबल चीज़ को एनोनिमस कहते हैं, ठीक है। जिस तरह कोई भी अगर हैकर वेबसाइट को हैक करता है, किसी बैंक को हैक करता है, तो वो क्या कहलाता है, एनोनिमस हैकर कहलाता है। यानी उसने काम कर तो दिया है, हैक कर तो दिया है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है कि है कौन। एनोनिमस का मतलब ऐसे होता है जैसे नामालूम, यानी उसका हमें कुछ मालूम नहीं है। तो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं सी शार्प में जो डिक्लेयर तो हम करवा लेते हैं लेकिन उनका हम कोई नाम नहीं लेते, ठीक है। इट इज़ यूज्ड विद डेलीगेट्स एंड हैंडलर्स एंड इवेंट्स। तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये हैंडलर्स और इवेंट्स पे यूज़ होते हैं एनोनिमस मेथड। और एक डेलीगेट का कीवर्ड होता है इन मेथड को डिक्लेयर करवाने से पहले, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये एनोनिमस मेथड है। एनोनिमस मेथड रिजल्ट इन मच लेस कोड। तो जब भी हम एनोनिमस मेथड को डिक्लेयर करवाते हैं, क्योंकि उनको हम कोई नाम नहीं देते, इसलिए उनका क्या होता है, कोड बहुत ही लेस होता है। एनोनिमस मेथड इज़ अ मेथड विदाउट अ नेम। ये उसकी डेफिनेशन भी होगी कि ये कौन सा मेथड होता है जिसका कोई भी नाम ना हो। यू डोंट डिक्लेयर एनोनिमस मेथड, इंस्टेड दे गेट हुक्ड अप डायरेक्टली टू इवेंट्स। तो किसी भी इवेंट पे, इवेंट कब होता है, जब हमने किसी चीज़ को क्लिक करवाना होता है, तो वो हमारे पास इवेंट होता है। कोई भी बटन समझ लें या कोई भी क्यूरी समझ लें कि उस पर आप क्लिक करना चाहें, तो वहाँ पे हमारे एनोनिमस मेथड डिक्लेयर होते हैं विद डेलीगेट्स। तो ये उसकी आप कह लें कि सिंटैक्स लिखा हुआ है कि कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डेलीगेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर विद अ सिग्नेचर डिफाइंड बाय डेलीगेट इंटरफेस। ये नीचे कोड में आपको समझाता हूँ। डिक्लेयर द इवेंट बेस्ड ऑन द डेलीगेट एंड राइट कोड टू हुक द हैंडलर मेथड अप टू डेलीगेट। देखिए यहाँ पे हमारा जो एनोनिमस मेथड यूज़ हुआ पड़ा है, वो कहता है कि जब भी आपने बटन पे क्लिक करना है तो प्लस इज़ इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया था कि प्लस इज़ इक्वल टू कहाँ पे होता है, किसी भी डेलीगेट को डिक्लेयर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमने डेलीगेट वाला कीवर्ड यूज़ किया है, और इस डेलीगेट वाले कीवर्ड के साथ ये हमारा जो मैसेज डॉट शो होगा, मैसेज बॉक्स। एक मिनट, कहाँ पे थे, हाँ। बेसिकली यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर एक हमने मेथड डिक्लेयर करवा दिया है farm1 के नेम से, ठीक है। उसमें हमने एक बटन बनाया है जिसका नाम हमने लिया है बटन हेलो, और उस पर ऊपर टेक्स्ट दे दिया है हेलो, ठीक है। अब जब भी हम इसको क्या करवाते हैं कि हम यूज़र से कोई एक्शन करवाते हैं कि जब भी यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे पास एक एनोनिमस मेथड यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। तो एनोनिमस मेथड हमने लगाया है मैसेज बॉक्स डॉट शो डॉट हेलो के नेम से, ठीक है। ये हमारा बेसिकली छुपा हुआ कोड है। तो जब भी वो क्लिक करेगा तो हमारे पास हेलो एक बटन की सूरत में शो हो जाएगा। और एक और भी लेंथी वाला कोड उन्होंने दिया हुआ है नीचे। तो ये पैरामीटर्स के साथ हम किस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वही का वही कोड है, बाद में उन्होंने बटन के ऊपर पैरामीटर लगा दिए हैं।
पैरामीटर किस तरह से लगा दिए हैं कि एक और बटन जनरेट करवाया है जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है गुड बाय। ठीक है, जब भी वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पैरामीटर ये हैं कि जब भी सेंडर हमारे पास कोई भी इवेंट पे क्लिक करता है तो क्या होता है, फिर हमारे पास बटन शो हो जाना चाहिए। पहले हमारे पास कौन सा शो होता था, हेलो वाला, बाद में फिर हमारे पास शो हो जाना चाहिए गुड बाय वाला। यानी यहाँ पे हमने मल्टी डेलीगेट्स इस्तेमाल किए हैं, मल्टी एनएनएमएस मेथड्स इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो एनएनएमएस मेथड को राइट करने का आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरह हम इसको राइट करते हैं। तो उसका कोड ये वाला है कि हम डेलीगेट के साथ उसका जो भी कोड हमें चाहिए होता है वो कोड उसमें लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एनएनएमएस मेथड में आ जाता है। ये लिखा भी हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और ये थ्योरी में भी आ सकता है कि आपसे वो ले सकते हैं कि किस तरह से आपने इनको लिखना होता है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये डीबग करवाने के लिए, अब डीबग को हम अगर किसी जगह पे ब्रेक करवाएं तो वो किस तरह करवा सकते हैं, उसके लिए ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स कभी कभी हमारे पास बैक स्लैश में आ सकता है या कंट्रोल सी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ब्रेक हो जाता है सिस्टम वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि F5 प्रेस करें तो एग्जीक्यूशन आपके पास स्टॉप हो जाएगी, ब्रेक पॉइंट यानी वो ब्रेक हो जाएगा। फिर हमारे पास जो मेन टॉपिक जिसके ऊपर हमारा फाइनल टर्म भी डिपेंडेंट है और आधा हमारा मिड टर्म भी, क्योंकि आधे लेक्चर हमारे 10 तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है XML के। XML है क्या, सबसे पहले तो इसकी फुल फार्म आपको पता होना चाहिए कि फुल फार्म इसकी क्या है। ये है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, जिस तरह हमारे पास C++ लैंग्वेज है, C# लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज है, CSS लैंग्वेज है। तो ये भी हमारे पास एक तरह की लैंग्वेज ही है। इस लैंग्वेज में अब C# में हम किस तरह कोई भी प्रोग्राम लिखते थे, हम उसमें क्लासेस बनाते थे, हम उसमें इवेंट्स यूज़ करते थे, हम उसमें डेलीगेट्स यूज़ करते थे, हम उसमें इंटीजर यूज़ करते थे, डेटा टाइप यूज़ करते थे, रेफरेंस टाइप यूज़ करते थे या कुछ और भी हम उसमें एट्रीब्यूट्स लगाते थे। तो ये XML लैंग्वेज हमारे पास किस तरह होगी। XML को बनाने का मकसद ये था कि इसमें जो भी हम कोड लिखें, कंप्यूटर तो वैसे ही कोड समझ लेता है कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है। तो XML को ह्यूमन के समझाने के लिए, यानी जो भी कोड लिखे हैं वो कंप्यूटर के साथ इंसान भी समझ सके। देखिए ये जो कोड लिखा हुआ है, अब कंप्यूटर तो इसको समझ लेगा, इसकी आउटपुट देगा। अब हमें समझ नहीं आता कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है जब तक हम इसकी डिटेल में ना जाएं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहता है कि इंट, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसका मतलब होता है नल, कि अगर इंट की नल वैल्यू हो तो उसकी जगह आपने क्या करना है, उसको 5 के इक्वल लेना है, जो भी हमारे पास यूनिट्स हैं। यहाँ पे बेसिकली 0 लिखा हुआ है, नल है, तो इसकी जगह पे हमने क्या करना है 5। अब ये आपको तो पता नहीं चलेगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है, मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन जब इसके ऊपर सर्चिंग करते हैं फिर हमें पता चलता है। लेकिन जो हमारे पास XML लैंग्वेज है, अगर कोई भी बंदा उस लैंग्वेज को ना भी जानता हो तो उसको पता चल जाता है। तो ये HTML का स्ट्रिक्ट वर्जन है। अगर आपको HTML आती है तो HTML में हम क्या करते हैं, हम टैग यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम टैग्स यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। हम टैग के अंदर टैग भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, हम वैल्यूज़ को मोर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, वहाँ से डेटा ले भी सकते हैं और डेटा ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टैग है, यहाँ पे यूज़र है। तो अब कंप्यूटर को पता चल गया कि एक क्लास है, आप इसको क्लास ही समझ लें कि एक मेन क्लास है, उसमें क्या है, यूज़र की क्लास है, उसमें जो भी डेटा होगा यूज़र का होगा। फिर हमने उसमें एक और टैग यूज़ कर लिया, इसको आप देख लें कि यूज़र और उसका जो नेम है, ये नेम बेसिकली हमारे पास एट्रीब्यूट ही है। ये एमसीक्यूज़ में आता है कि इसमें से एट्रीब्यूट फाइंड करें, एट्रीब्यूट क्या हैं। तो ये नेम और एज हमारे पास एट्रीब्यूट है, और ये जो जॉन डो लिखा हुआ है और 42 उसकी एज लिखी हुई है, ये हमारे पास उसका डेटा है जो डेटा बेस में हमारे पास सेव होगा। ठीक है, बेसिकली आप समझ लें कि एक यूज़र का डेटा है जिसमें हमारे पास 2 यूज़र हैं और उन यूज़र का डेटा ये है, एक जॉन डो है और एक जेन डो है। सही है। तो XML हमारे पास इस तरह से यूज़ होती है कि हम ह्यूमन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये कोड किस लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। नीचे लिखा हुआ है कि एंड हेयर इज़ अ लार्जर XML फाइल। यहाँ से आपको अगर XML समझ नहीं भी आया तो इसका मसला नहीं है, क्योंकि आगे जो हमारी पूरी बुक है वो XML पे ही डिपेंडेंस है। ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे कि XML हमारे पास प्रैक्टिकली किस तरह वर्क करता है। अब XML को हम
ब्यूटीफाई करने के लिए या उसके स्ट्रक्चर को सही करने के लिए कुछ फाइल्स लिंक करवाते हैं। हमारा जो ये विजुअल स्टूडियो है ये उसकी फ़ाइल्स को ऑटोमेटिक लिंक करवा देता है, जबकि पहले जो इसके पुराने वेरिएंट थे हमें वो फ़ाइल का लिंक करवाना होता था, बेसिकली उसकी लिंक लगा के। तो ये वाला जो कोड है ये बिल्ट इन हमारे पास होगा, इसको आपको समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे वाला कोड है एक एग्जांपल है बेसिकली। इसमें एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, उन्होंने एक क्यूब नाम का एक मेन टैग बनाया हुआ है और उसमें डिफरेंट तरह के और टैग्स इस्तेमाल किए हुए हैं कि यूएसडी है, इसकी करेंसी का रेट किया है। और जिस तरह स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि डिफरेंट तरह की करेंसीज़ का रेट वहाँ पे होता है, डिफरेंट तरह के शेयर्स यानी कंपनी के शेयर का रेट वहाँ पे होता है। तो यही टेबल बनी हुई है बेसिकली, तो जिसमें एक डॉलर का रेट लिखा हुआ है, जापानी येन का रेट लिखा हुआ है, इस तरह से और भी करेंसीज़ हैं उनका रेट लिखा हुआ है। तो हमें ये देखने से समझ आ जाता है कि ये करेंसी इज़ इक्वल टू यूएसडी, कि ये डॉलर है और इसका रेट ये है, ठीक है। अगर हम इसको सी शार्प में लिखते तो मोस्ट केसेस में हमें समझ ही ना आता कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है। लेकिन जब हमने जैमल फाइल यूज़ की तो किसी मतलब कंप्यूटर के बगैर वाले, जो कंप्यूटर नहीं भी पढ़ता होगा या जो प्रोग्रामिंग नहीं भी करता होगा, उसको भी समझ आ जाएगा कि हाँ जी एक करेंसी लिखी हुई है किसी मुल्क की और उसका रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आसान लफ्ज़ों में कोडिंग को हम XML कहते हैं। तो XML सी शार्प के साथ यूज़ होती है। XML बेसिकली डेटा प्रोवाइड करते हैं हम किसी वेबसाइट को, तो उसमें XML यूज़ होती है। यानी हम जब भी कोई फार्म बनाते हैं उसमें हम XML यूज़ करते हैं। हमारी जो सेकंड असाइनमेंट आएगी उसमें हम XML यूज़ करेंगे, तो मैं वहाँ से प्रैक्टिकली भी आपको बताऊँगा। तो दो चीज़ें हमने याद करनी हैं कि XML को हम किन मेथड के ज़रिए उनको रीड कर सकते हैं, यानी XML के डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो पैरामीटर यूज़ होते हैं, एक होता है XML डॉक्यूमेंट और एक होता है XML रीडर। इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, XML के डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं। XML जो फ़ाइल होती है वो हमारे पास अलग फ़ाइल में लिखी होती है। ये वाला कोड जो हमारे पास दिया हुआ है टैग्स वाला, ये हम सी शार्प में नहीं लिखेंगे बल्कि एक अलग फ़ाइल बनाएंगे .xml के एक्सटेंशन के साथ, तो उसमें ये वाला कोड पड़ा होगा। अब इस कोड को लिंक करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए होती है, XML रीडर और XML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप नीचे देख लें तो उन्होंने एक फ़ाइल को लिंक करवाया हुआ है और इस फाइल को देखने के लिए कि इसमें कौन कौन से टैग्स हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, XML रीडर लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, XML डॉक्यूमेंट। तो रीडर की मदद से हम रीड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की मदद से भी हम उस फाइल को रीड कर सकते हैं। Using XML document is easier, no order is required. Document element is the root element, child node is the set of child node. तो हम दोनों तरह से उसको रीड करवा सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर रीडर की बजाय हम XML डॉक्यूमेंट की मदद से उसको रीड करवाएं तो उसमें सही हो जाता है। यानी इसमें हमें बताना पड़ता है कि पेरेंट कौन सा है उनका और चाइल्ड कौन सा है। यहाँ पे हमारा जो पेरेंट है वो क्या है, ये वाला क्यूब जिसके अंदर ये सारे टैग्स डिक्लेयर हैं ये चाइल्ड है, और ये वाला क्यूब हमारे पास क्या है, पेरेंट नोड है। तो XML रीडर की मदद से हमें पेरेंट को अलग डिक्लेयर करवाना पड़ता है और चाइल्ड को अलग, जबकि XML डॉक्यूमेंट की मदद से हमें सिर्फ उसको डिक्लेयर करवा देना होता है। हमें कोई नोड वगैरह नहीं लिखना होता कि कौन सा नोड कौन सा है पेरेंट वाला है और कौन सा नोड हमारे पास चाइल्ड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें XML रीडर, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि XML नोड टाइप इसकी जो है वो एलिमेंट है, और उसमें दूसरी टाइप जो है वो एट्रीब्यूट की है। एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या है, करेंसी है, ठीक है। फिर हमारे पास एक लाइन है जो कि आपको स्पेसिफाई करती है कि XML में हम कौन कौन से टैग्स यूज़ कर सकते हैं या कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो एन XML नोड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द XML एलिमेंट एंड कंटेन्स, XML में हम नेम कंटेन करवा सकते हैं, इनर टेक्स्ट, इनर XML, आउटर XML, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। नेम्स हमारे वही हो गए क्यूब वगैरह वाले या यूज़र वाले, एट्रीब्यूट्स उसकी एज हो गई, उसका नेम हो गया, ठीक है। फिर XPath इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म XML क्यूरी लैंग्वेज। XPath हमारे पास XML में यूज़ होता है, यानी हमने उसको रास्ता दे देना होता है। जैसे कोई हम लिंक वगैरह करते हैं, ये जो हमने ऊपर लिंक किया था एक फ़ाइल को, ये हमारे पास क्या था, ये XPath था, ठीक है, कि हम मेन क्यूरी में से या मेन डेटा में से उस फाइल को लिंक करवा रहे होते हैं, सही है। तो ये उन्होंने मिसाल भी दी हुई है कि अगर हम
किसी लोकेटेड एट HTTP कोई भी चीज़ इस लिंक में से देना चाहें या इस लिंक वाले आप लिंक्स में से कोई भी एट्रीब्यूट निकालना चाहें तो आप इस फाइल को लिंक करना ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे उन्होंने लिंक भी किया हुआ है, ये वाला लिंक है HTTP वाला, ठीक है। बस यह कि कोड है, इस कोड को देख के अभी आपने घबराना नहीं है। इस कोड को हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 11 जो है वो सारा भी इसी कोड के मुताल्लिक है, तो इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें कोई इम्पोर्टेंट टाइप नहीं है। लेक्चर नंबर 12 जो है इसकी पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लेक्चर नंबर 13 में कुछ XML के ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे कि ये हमारे पास होती कैसे है, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 12 जो हमारा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मिड टर्म के क्वेश्चंस के लिहाज से, ये हम आगे देखेंगे लेक्चर्स में।